चलिए, तो जो पहला वीडियो था आपको, उसमें हमने आपको लघुत्तम और महत्तम और अभाज्य गुणनखंडन, देखिए पहली वीडियो के ही कुछ प्रश्न लिखे हैं 1.1 के 156 के अभाज्य गुणनखंडन हमने बताए थे आपको। 336 का लघुत्तम महत्तम करके बताया था, ये आपको गुणा करना था और ये आपको महत्तम बताया था। और ये हमने जांच बताई थी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न में आता रहता है। अब चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है, संख्या 6 की घाते n शून्य पर समाप्त होती है या नहीं। 6 की घाते n शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। देखिए, शून्य पर समाप्त होने का मतलब ये है कि हम n की जगह कुछ भी रखें और जब अंत, जैसे शून्य पर समाप्त, जैसे ये आपके देखिए 10, ये 100, ये 50, ये 250, ये आपके अंत में शून्य आता है ना, इसका ये मतलब है। तो याद रहे, जब कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंडन में 5 आएगा, मतलब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये नियम है। मतलब यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी, या आप बता सकते हैं कि उसके गुणनखंडन में 5 आएगा। अब देखिए, आप लिखना है आपको कि संख्या, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 उपस्थित होगा, या वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब चूंकि यहाँ पे 6 की घाते n बराबर, इसके गुणनखंडन क्या होते हैं, देखिए 6 लिख दिया, 2 3 6, वही लिखा ना। क्या यहाँ पे आपका 5 आया? नहीं आया ना, आ भी नहीं सकता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि 6 की घाते n बराबर 2 गुणा 3 की घाते n, चूंकि 6 की घाते n के गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में, हमने बताया गुणनखंडन हमेशा अभाज्य होता है, गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ सकती। आ सकती है क्या, बताइए? नहीं आ सकती। उदाहरण में भी क्वेश्चन है 4 की घाते n, उसके भी गुणनखंडन में 2 गुणन 2 आता, 5 आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकते। अर्थात 6 की घाते n में केवल कौन सी संख्या आती है आपकी, अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कौन सी प्रमेय, आधारभूत प्रमेय हमें यह जांच कराती है कि 6 की घाते n में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे 6 की घाते n शून्य पर समाप्त हो सके। थोड़ी सा रुकिएगा, पेन खत्म हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा पेन की इंक समाप्त हो गई थी। यहाँ भी देखिए, तो कहाँ थे अपन, जिससे 6 की घाते n शून्य पर समाप्त, ये देखिए इसका लिखा है समाप्त हो सके। आपको लिखना क्या है, हम अब बताते हैं। 6 की घाते n
हम जानते हैं यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 उपस्थित होगा, अर्थात वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। चूंकि 6 की घात n बराबर ये उसके अभाज्य गुणनखंडन है, अर्थात 6 की घात n के गुणनखंडन में 5 नहीं आ सकती। संख्या 5 मतलब संख्या 5 नहीं आ सकती या 5 नहीं आ सकता, अर्थात 6 की घात n में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आती है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें जांच कराती है कि 6 की घात n में n कोई भी ऐसी संख्या नहीं है या इनका कोई ऐसा मान नहीं है जिससे 6 की शून्य पर समाप्त हो सके। शून्य पर समाप्त होने का मतलब ये है कि हम n की जगह कुछ भी रखें, जैसे 1 6 की घात n था तो 6 की घात 1 तो 6 ही आएगा। 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणे 2 मतलब 36 आएगा। 6 की घात 3 का मतलब ये है 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 216 आएगा। उसी प्रकार 6 की घात 4 का मतलब है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 36 गुणे 36 500 1296 आएगा। डॉट 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 देखिए आप कहीं कितना भी मान रख दीजिए, n का बगल से नहीं है, घात में है, तो ये हम जब भी पाएंगे तो इकाई में क्या पाएंगे, 6 ही पाएंगे, कभी भी शून्य नहीं आ सकता हमारा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए जो मुख्य कमेंट था, अब मुख्य कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अपरमेय संख्या, ये सबसे मुख्य कमेंट था अपरमेय संख्या, जो लगभग आता ही रहता है। पुरानी किताब में आपको 1.3 मिलेगा, नई किताब में 1.2 में। चलिए पहला ही प्रश्न बता देते हैं आपको। कोई भी जैसे कोई भी संख्या आपसे पूछा जाए, √2 पूछा जाए, √3 पूछा जाए, √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, डॉट 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 कुछ भी पूछा जाए, याद रहे अपरमेय संख्या है ये। जब कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य होती है, स्क्वायर रूट मतलब ये वर्गमूल के अंदर, देखिए 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, तो अंडर रूट के अंदर प्रत्येक अभाज्य संख्या हो तो है अपरमेय कहलाती है। प्रश्न में भी आता है कि √p कौन सी संख्या है, जहाँ p अभाज्य है, तो p अभाज्य है अंडर रूट में, तो हम अपरमेय बता देंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि √p अपरमेय है, जहाँ p क्या है, तो हम बता देंगे p अभाज्य है। तो चलते हैं प्रश्न आपका कि √5 सिद्ध करिए अपरमेय संख्या है। तो कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी, सभी की भाषा एक जैसी होगी, थोड़ी सी भाषा लंबी होगी लेकिन आपको समझ में आएगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। आपको ध्यान से वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रश्न है आपका पहला ही, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय है। क्या है आपकी? अपरमेय संख्या है। चलिए आपको सबसे पहले अपरमेय न लेके इसको परमेय मानना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम माना कि √5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसलिए √5 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि आप परमेय संख्या को, हम परमेय संख्या रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखते हैं। आप p/q a/b किस रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है आपके? इंटीजर, पूर्णांक हैं, और आपको पता है कि अपरमेय संख्या का परमेय संख्या का जो हर है, डिनोमिनेटर है, कभी भी इक्वल बाई 0 नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ तक करना है, बन जाएगा ना। अब इसको व्यवस्थित करें, मतलब √5 बराबर जो a/b है, b का आप पक्षांतरण करें तो b भाग से गुणा में आ जाएगा, बराबर में a। इसको समीकरण 1 बना के लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए तो वर्ग ऐसे होगा, पता है आपको, b√5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जुड़ गया तो 5b स्क्वायर आएगा, क्योंकि अंडर के बाहर आएगा ये, तो 5, या √25 आएगा तो 5, 25 का वर्ग 5 होता है, b का वर्ग b स्क्वायर, a स्क्वायर। यहाँ देखिए जब ये उस साइड 5 जाएगा तो भी गुणा में तो भाग में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो a स्क्वायर है 5 से काटा जा सकता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर/5 लिखा जा सकता है, हाँ या ना?
गुणा से भाग पक्षांतर हो जाएगा। आपको यहाँ तक लिखना है, हालांकि ये उलान हमने आपको समझाई है। तो ये देखिए, अब आपने जो लिखा कि b² बराबर 5b² बराबर a², तो इसका मतलब ये है कि जो a² है 5 से विभाजित है, तो एक प्रमेय होती है। इसका मतलब ये है, अर्थात या अतः जो भी लिखना हो, अर्थात 5 कॉमा लगा दीजिएगा, a² को विभाजित करता है। इसलिए प्रमेय अनुसार एक प्रमेय होती है। प्रमेय का कथन हम आपको लिख देते हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित या काटती, जो भी लिखना हो, करती है, तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। ये आपकी प्रमेय होती है। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। हम आपको बता देते हैं, यहाँ अभाज्य 5 है, 5 यहाँ पे पूर्णांक है, कौन सा, a b आपने ऊपर लिखा था, तो 5 a² को काटती है, तो 5 a को भी काट देगी। हम यहाँ पे एक आपको बता देते हैं उदाहरण लेके, आपको लिखना नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 अभाज्य है ना, 2 यदि 8² को काट सकती है, 8² मतलब क्या आएगा आपका 64, 64 को 2 काट सकती है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 32। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ये 8 को भी काटेगी। आया समझ में? ये 2 अभाज्य थी, पूर्णांक आपका 8 था, 8 के वर्ग, जिसको भी यह है अभाज्य का, कोई भी अभाज्य 2 3 5 7 कोई भी, तो कोई भी यदि अभाज्य किसी पूर्णांक के वर्ग को काटती है, तो वह धनात्मक पूर्णांक आपके उस वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी काटेगी। प्रमेय कहती है आपकी, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। अर्थात यहाँ आपको लिखी है, यहाँ हम बता देते हैं, अर्थात यहाँ अभाज्य संख्या 5 पूर्णांक a² को विभाजित करती है। इसलिए 5 a को भी पूर्णांक लिख दीजिएगा, पूर्णांक a को भी विभाजित करेगी। ठीक है ना? अब आपको मान लेना है, इसलिए माना, क्या मान लेना आपको, a बराबर 5c। ठीक है ना? और यह वाला अब आपको मानना क्या है, जो भी आपको अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए √3 होता तो आप a बराबर √3 3c मानते, 7 होता तो 7c, जो अपरिमेय संख्या पूछे उसी को आपको मान लेना। अब ये जो a बराबर 5c माना है, इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए मान समीकरण 2 क्या है, 5b² बराबर a², जहाँ a है वहाँ पे क्या जाएगा 5c, मतलब आपको मिल जाएगा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। हाँ है ना, ये आप गणित वाले हो, क्या जाएगा 25c² आ जाएगा। 5 का पक्षांतर करिए, गुणा से भाग में जाएगा तो 25c² बटे 5, 5 से 25 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब आपको मिला b² बराबर 5c² है ना। अथवा इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5c² को 60, b² को 60,
ये देखिए जो फिर से जो नया संबंध बना है 5c² बराबर b², ये इसकी जैसे बना है, समीकरण 2 से जैसे। यहाँ देखिए 5a² को काटता था तो 5a को भी काटेगा। अब थोड़ी यहाँ देखिए 5b² को काटेगा तो 5b को भी काटेगा ना। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, अर्थात यहाँ एक हम लाइन लिखना भूल गए हैं सहभाज्य की। सहभाज्य कहलाती हैं वे संख्याएं जिनका जो गुणनखंडन है उसमें अधिकतम एक ही कॉमन हो। जैसे 2/3 सहअभाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंडन में एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। यदि 4 और 6 की बात करें तो इसके गुणनखंडन 2×2, इसके गुणनखंडन 2×3, इनमें एक के अलावा कौन संख्या उपस्थित है, 2 उपस्थित है। तो 2/3 सहअभाज्य है क्योंकि उसके गुणनखंडन में एक के अलावा कोई उपस्थित गुणनखंडन नहीं है। और 4/6 में एक के अलावा कौन है, 2। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गए हैं, तो a के बेटे b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, b ≠ 0 एवं यहाँ दीजिएगा a तथा b सहअभाज्य है। कैसी संख्या है, हमेशा परमेय संख्या जो होती है वो सहअभाज्य रूप में ही दी जाती है। कभी भी कोई भी बटे में संख्या हो सहअभाज्य को प्राइम कहलाती है इंग्लिश में। तो अर्थात 5b² को विभाजित करता है। इसलिए आपको बार बार कथन नहीं लिखना, ऊपर दिए गए कथनानुसार या प्रमेय अनुसार, कथनानुसार 5 पूर्णांक कॉमा लगा दीजिएगा, पूर्णांक लिख दीजिएगा, 5 पूर्णांक b को भी क्या करेगा पता है आपको, विभाजित करेगा। तो इसलिए a तथा b में एक के अतिरिक्त संख्या 5 उपस्थित होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब a और b दोनों 5 से कटती हैं तो उनके गुणनखंडन में 5 आएगा। ये स्वाभाविक सी बात है, जो संख्या दोनों में उपस्थित है वह उसको विभाजित करेगी। आपने बताया कि 5 b को भी काटता है, 5 a को भी काटता है, तो इसका मतलब ये है कि a b में एक के अतिरिक्त कौन भी संख्या उपस्थित है, 5 होगी। तो देखिए आप कह रही हो यहाँ पे कि a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया जिसमें एक के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो। और हम यहाँ कह रहे हैं कि a और b दोनों 5 से कटती हैं, अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त 5 भी होगा। तो यह कहाँ से मिला हमको, इसलिए यह इस तथ्य का या इस कथन का, इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमें हमारी, ये लिख देना आपकी आखिरी लाइन है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है कि अंडर